20 साल लंबा सपना। एक और सपना था जिसने मेरी उठती जवानी को अपने धागों में लिपटा लिया। हर तीसरी या चौथी रात देखती थी कोई 2 मंजिला मकान है, वह बिल्कुल अकेला। आसपास कोई बस्ती नहीं, चारों ओर जंगल है। और जहां वो मकान है उसके एक तरफ नदी बहती है। नदी की ओर उस मकान की दूसरी मंजिल की एक खिड़की खुलती है। जहां कोई खड़ा खिड़की के बाहर जंगल के पेड़ों को व नदी को देख रहा है। मुझे सिर्फ उसकी पीठ दिखाई देती थी और सिर्फ इतना कि गरम चादर उसके कंधों पर लिपटी हुई थी, या कभी वह खिड़की के पास में लगी मेज पर रखी किसी कैनवास को पेंट कर रहा होता था। उस हालत में भी मुझे सिर्फ उसका दायां कंधा दिखाई देता था, दाईं बांह और चेहरे का थोड़ा सा हिस्सा, जिससे कोई पहचान नहीं होती थी कि वह कौन है। न कभी पता चलता था कि वह हर तीसरी चौथी रात मुझे क्यों दिखाई देता था। और इस सपने का कोई भी रहस्य मेरी पकड़ में नहीं आता था। साहिर के नाम जो आखिरी खत लिखा था वह किताबी सूरत में प्रकाशित होना था, जिसके लिए किसी चित्रकार की जरूरत थी। सोचती थी कि उसके कुछ हिस्से चित्रित हों। दिल्ली में उन दिनों सेठी चित्रकार का नाम सुनाई देता था। अदबी हलके में एक देवेंद्र था जो मुझे संजीदा लगा था। उसके साथ बात की। वह सेठी को जानता था, पर उसे सेठी ने कहा, बंबई से आजकल एक चित्रकार आया हुआ है, शमा के दफ्तर में काम करता है। उसकी कला में जो बारीकी है वह मेरे दफ्तर के चित्रकारों के पास नहीं। और एक दिन देवेंद्र उस चित्रकार को ले आया आखिरी खत को चित्रित करने के लिए। आखिरी खत किताब छपी, पंजाबी में भी हिंदी में भी, लेकिन ये दोनों जबानें खामोश की खामोश रह गईं कि वो साहिर तक नहीं पहुंच सकती थी जिसके लिए वो आखिरी खत लिखा था। शमा उर्दू की महीनेवार पत्रिका थी और उन दिनों शमा वालों ने एक और पत्रिका शुरू की, आईना। आईना में आखिरी खत प्रकाशित करवाया कि शायद उसकी नज़र से गुजर जाए। इसके बाद एक खामोशी थी और कुछ नहीं। ये बात बरसों के बाद पता चली, साहिर की ज़बानी। मैंने जब आईना में आखिरी खत पढ़ा, दिल में आया अभी अब्बास के घर जाऊं, कृष्णचंद्र के घर जाऊं और दोस्तों के घर भी, और कहूं कि यह खत मेरे नाम लिखा हुआ है। लेकिन मैं चुप रह गया। लगा कि जब ये कहूंगा तो वह दोस्त कहेंगे, हाँ हाँ तेरे नाम लिखा हुआ है, चलो बेटा तुम्हें पागल खाने छोड़ाते हैं। यह साहिर की एक खामोशी थी जिसे मेरी जिंदगी के बरसों के बरस कभी समझ नहीं पाए, और शायद वो भी अपनी खामोशी को नहीं समझ पाता था। पर यह बात उन दिनों की है जब मैं उस खामोशी में से गुजर रही थी, और खामोशी की बर्फ कहीं से भी टूटती पिघलती नहीं थी। एक दिन अचानक इमरोज, उन दिनों उसका नाम इंद्रजीत चित्रकार था, अपने दफ्तर से दोपहर के खाली समय में मेरे पास आया, बहुत खुश। उसे बंबई के फिल्म डायरेक्टर गुरुदत्त का खत आया था, जिसने बुलावा भेजा था उसे अपनी फिल्मों में काम करने के लिए। तनख्वाह की पेशकश भी अच्छी थी, रिहाइश का बंदोबस्त भी, और आर्टिस्ट खुश था। मैं खुश थी कि उसने अपनी कला की इस कद्रदानी की बात सबसे पहले मुझे सुनाना चाहिए थी। खुदा जानता है मैं चेतन तौर पर कुछ भी उसके साथ जोड़कर नहीं देखती थी, पर उस समय लगा जैसे मेरे से कुछ छूट सा रहा हो। एक बार इसी बंबई ने मेरे से साहिर ले लिया था, और अब वही बंबई दूसरी बार। इस दूसरी बार लफ्ज का रहस्य मैं नहीं जानती थी, सिर्फ तकदीर जानती थी। आंखों का पानी संभल नहीं रहा था, इसलिए पास की मेज से कोई रिसाला उठाकर मैंने आंखों के सामने रख दिया। उन दिनों जब कभी उसके साथ मुलाकात होती थी, हमेशा किसी किताब की बात होती थी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ या उसने आजकल क्या पढ़ा है। कमरे में एक खामोशी ठहर गई थी। शायद इसलिए उसने पूछा,
आजकल कोई नई किताब पढ़ी है? उस वक्त मुझे एक किताब याद आई, अंग्रेजी की एक नॉवेल। किताब का नाम याद में नहीं आया, लिखने वाले का नाम भी याद में नहीं आया, पर एक गहरा एहसास हुआ कि उस नॉवेल की कहानी आज मेरे साथ गुजर रही थी और मैंने वह कहानी उसे सुनाई। हाँ, एक नॉवेल पढ़ी है। एक बहुत बड़े शायर की कहानी है जिसे खुदा की तरफ से दिल मिला था पर सूरत नहीं मिली थी। उसे एक बहुत हसीन लड़की से मोहब्बत हो जाती है, एक दीवानगी की हद तक, पर वह कभी अपनी मोहब्बत को जबान पर नहीं ला सका। उसी का एक दोस्त बहुत अमीर और बहुत खूबसूरत था जो उसी लड़की से मोहब्बत करने लगा, लेकिन उसके पास कुछ भी कह पाने के लिए अल्फाज नहीं थे। उस वक्त वो शायर दोस्त अपने सारे एहसास को लफ्जों में डालकर वे लफ्ज उसे दे देता और वह उस सुंदरी के पास जाकर जो कुछ कहता है, आवाज उसकी होती है लेकिन लफ्ज उसके दोस्त के। वह सुंदरी फिदा हो जाती है उसके अंदाज पर। साथ ही वह इतना खूबसूरत और अमीर था कि कुछ दिनों की मुलाकात के बाद वह उससे ब्याह कर लेती है। फिर इत्तेफाक होता है कि जंग शुरू हो जाती है और दोनों दोस्तों को महाज पर जाना पड़ता है। वहां से उस सुंदरी का खाविंद जो खत लिखता है, बड़े शायराना खत, वे सभी उसके दोस्त के लिखवाए हुए होते हैं। उसी जंग में उस सुंदरी का खाविंद मारा जाता है और उसका दोस्त बहुत जख्मी हालत में उस शहर के अस्पताल में भेजा जाता है। उस हसीना को जब पता चलता है तो अस्पताल में आती है उस दोस्त से अपने मर चुके खाविंद की बातें सुनने के लिए, और एक शाम वो सारे खत भी लाती है उसे दिखाने के लिए कि देखो वह कितना नफीस आदमी था। अस्पताल में दोस्त के बिस्तर के पास बैठी वह सारे खत उसे देती है, कहती है, अब तुम पढ़ो जरा ऊंची आवाज में, मैं आंखें बंद करके सुनूंगी तो लगेगा जैसे उसी की आवाज सुन रही हूं। खत पढ़ते पढ़ते गहरी शाम हो जाती है। कमरे में बत्ती जलाने का किसी को ध्यान नहीं आता और अचानक वह चौंक जाती है कि वह दोस्त इतने अंधेरे में खत कैसे पढ़ रहा है। खत का अक्षर अक्षर पढ़ने वाले की छाती में लिखा हुआ था। उसे बाहर की रोशनी की भी जरूरत नहीं थी और उस समय वह हसीना उस रहस्य को पा लेती है जो उसने अभी तक नहीं पाया था। वह दोस्त अच्छी हालत में नहीं था। दूसरी रोज जब उसकी मौत की खबर मिलती है तो वह सुंदरी भागकर अस्पताल आती है, उसके होंठ चूमती है और कहती है, I loved one man but lost him twice। यह कहानी थी जो उस वक्त मैंने चित्रकार को सुनाई। मन में यकीन था कि इस कहानी से वह मेरे किसी एहसास का पता नहीं लगा पाएगा। वह बंबई चला गया, मेरे ख्याल में हमेशा के लिए, पर 3 दिन गुजरे थे जब बंबई से उसका फोन आया, मैं कल वापस आ जाऊंगा, यहाँ नौकरी का सारा सिलसिला ठीक है, गुरुदत्त मुझे अच्छा लगा है, पर मुझे लगता है मैं यहाँ नहीं रह सकूंगा। मैंने पूछा क्यों, तो उसने सिर्फ इतना कहा, पता नहीं। आने वाली जिंदगी का कुछ अनुमान सा भी न मुझे था न उसे, पर लगता है तकदीर सब कुछ जानती थी। उस वक्त तक मैंने अपने 20 साल लंबे सपने को कभी उसके साथ जोड़कर नहीं देखा था, लेकिन यह एक हकीकत है कि उससे मिलने के बाद फिर कभी मुझे वह सपना नहीं आया। आधी रोटी पूरा चांद। वह पूरे चांद की रात थी। बात शायद 1959 की है। मैं दिल्ली रेडियो में काम करती थी और वापसी में मुझे दफ्तर की गाड़ी मिलती थी। एक दिन दफ्तर की गाड़ी मिलने में बहुत देर हो गई। उस दिन इमरोज मुझसे मिलने के लिए वहां आया हुआ था और जब गाड़ी का इंतजार करते करते बहुत देर हो गई तो उसने कहा, चलो मैं घर छोड़ आता हूं। वहां से चले तो बाहर पूरे चांद की रात देखकर
कोई स्कूटर टैक्सी लेने के लिए मन नहीं किया। पैदल चल दिए पटेल नगर। पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो गई थी, इसलिए मैंने घर के नौकर से कहा कि मेरे लिए जो कुछ भी पका हुआ है वो 2 थालियों में डालकर ले आए। रोटी आई तो हर थाली में बहुत छोटी छोटी एक एक तंदूरी रोटी थी। मुझे लगा एक रोटी से इमरोज का क्या होगा, इसलिए उसकी आंख बचाकर मैंने अपनी थाली की एक रोटी में से आधी रोटी उसकी थाली में रख दी। बहुत बरसों बाद इमरोज ने कहीं इस घटना को लिखा, आधी रोटी पूरा चांद। पर उस दिन तक हम दोनों को सपना सा भी नहीं था कि वक्त आएगा जब हम दोनों मिलकर जो रोटी कमाएंगे आधी आधी बांट लेंगे।